हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल डैड मोबाइल में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक मोबाइल के अंदर नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो आइए वीडियो पे चल। सबसे पहले यहाँ पे एंटीना वायर कनेक्ट होता है जो सब बोर्ड में लगा हुआ होता है। यहाँ से इसकी सप्लाई इस डाई इस कैपेसिटर से होके, ये छोटी सी कोईल लगी हुई है, इससे होके और यहाँ 2GPFO में इंसर्ट होती है। उसके बाद जो अपने ये 2GPFO है, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस पे 3.7 वोल्टेज आना ज़रूरी है, जो कि इसमें बता रखा है पावर आईसी से। और जो अपने WTR आईसी लगी होती है 2965, इसमें 1.0 वोल्टेज की सप्लाई भी पावर आईसी से ही आती है, जो इस कैपेसिटर से होके इस पिन पे इस पिन से होते हुए इस कैपेसिटर पे होते हुए अपने WTR में आती है। और एक वोल्टेज और होती है, एक लाइन होती है 1.8 वोल्टेज की, जो भी पावर आईसी से ही इंक्लूड होती है। लेकिन इसमें 4G जो PFO लगा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये लगा हुआ, इसमें 3.7 की सप्लाई जो यहाँ बता रखी है यहाँ पे, वो यहाँ से आउट हो रही है, यहाँ से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में यहाँ पे एक APT IC लगी हुई होती है 070A। इस IC ये IC ही इस अपने 4G PFO को वोल्टेज प्रोवाइड करती है 3.7, जो कि ये अपने PMI IC है। PMI IC से होते हुए इस कोयल से होते हुए यहाँ से आउटपुट होकर और इस कैपेसिटर पर आती है, इस सिरे पे, इस कैपेसिटर पे आकर ये APT IC लगी हुई है। इस कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आएगी, जो अपने CPU से आती है। और एक CL के एच डाटा की लाइन आएगी, वो भी CPU से ही आएगी। और एक सीरियल क्लॉक लाइन आएगी, वो भी अपने CPU से ही आती है इसमें। और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इस PMI IC से आती है। फिर ये IC एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद में कोयल के इस सिरे से होके इस कैपेसिटर से होते हुए ये IC 3.7 वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। इस डायग्राम में गलत दे रखा है। हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर मत जाया करो, पहले किसी चीज़ को ट्रेस भी किया करो। अब यहाँ पे जाने के बाद ये IC यहाँ पे ये वोल्टेज 3.7 वोल्टेज आएंगे, और यहाँ पे जो वोल्टेज आता है, वो यहाँ से आता है। जो VPS पावर निकालती है अपनी PMI, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज आता है। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से APT IC को बाईपास कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जंपर उठाया और यहाँ दे दिया। लेकिन वो बाईपास नहीं होती। अगर किसी कारणवश वो बाईपास हो भी जाती है तो नेटवर्क वीक होने लगेंगे या फिर बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने लगेगी। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो वोल्टेज ये अपनी APT IC आउट करती है, ये वोल्टेज अपने को इस कैपेसिटरों पे मिलेंगे, दोनों पे, इस कैपेसिटरों पे। फिर इस कैपेसिटर से होते हुए ये अपने 2GPFO में इंसर्ट होंगे, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाता हूँ अब डायग्राम के थ्रू।
ये अपना बैटरी कनेक्टर है, ये अपना बैटरी कनेक्टर है। यहाँ से 3.7 से 4.2 वोल्टेज अपने PMI 8952 IC में जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद ये अपनी PMI IC वोल्टेज को कन्वर्ट करके और 3.7 वोल्टेज निकालेगी, जो एक कॉइल से होके हुए अपने APT IC में आउट होंगे। कैपेसिटर लगा हुआ होगा, उस कैपेसिटर के होते हुए APT IC में इंसर्ट होगा। APT IC में इंसर्ट होने के बाद में यहाँ से वापस PMI IC से 1.8 वोल्टेज की सप्लाई भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद अपने CPU से मैं बता रहा हूँ APT IC कैसे एक्टिवेट होगी यहाँ पे। उसके बाद CPU से सीरियल क्लॉक की लाइन भी यहाँ पे जाएगी, जो इन पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, ओनली GR मिलेगा समथिंग 250 से ऊपर। और एक लाइन और जाएगी सीरियल डाटा की लाइन। ये दोनों लाइनें CPU से जाएंगी, तब जाके ये IC एक्टिवेट होगी। APT IC एक्टिवेट होने के बाद में ये 3.7 वोल्टेज निकालेगी। ये 3.7 वोल्टेज आउट करेगी। आउट करने के बाद ये एक कॉइल से होते हुए एक कैपेसिटर से होते हुए अपने 4G RF है उसके 8 नंबर पिन पे जाएगी। उसके बाद यहाँ से 3.7 वोल्टेज है जो अपनी PMI IC से APT IC में जा रहा है, वहाँ से पहले एक लाइन जा रही है 4G PFO में। यहाँ पे 2 लाइनिंग जा रही हैं, जो ये डायरेक्ट जाएगी, APT IC से नहीं जाएगी। APT IC ये PMI आउट करते ही PMI जो 3.7 वोल्टेज आउट करेगी वहाँ से इंसर्ट होगी। सॉरी, कोई कस्टमर आ गया था। अब यहाँ से जो APT IC अपना वोल्टेज आउट कर रही है, ये वोल्टेज 3.7 अपने 2G PA के अंदर इन दोनों कैपेसिटरों के होते हुए इन अंदर जाएंगे। 2G PFO के अंदर वोल्टेज इंसर्ट होगी और फिर RFIC से एक CLK लाइन क्लॉक सिग्नल इसके अंदर 2G PFO के अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद 2G PFO में 2 लाइनिंग जाती हैं जो अपने WTR में जाती हैं 2965 में, और WTR में जो 2 वोल्टेज चेक करते हैं 1.8 और 1.0 वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज अपने PMIC से जो पावर IC होती है उससे आते हैं, जो PM 8953 है। यहाँ से अगर इस सिचुएशन में माना कि अपन WTR IC भी चेंज कर ली फिर भी अपना नो सर्विस पे अटका हुआ है, WTR IC चेंज कर ली फिर भी नो सर्विस पे अटका हुआ है और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, तो अब सबसे पहले एक काम करना, बैटरी कनेक्टर लगाना, मोबाइल को ऑन करना। मोबाइल को ऑन करने के बाद में तुरंत ऑन करने के बाद में मल्टीमीटर से रेड प्रोब तो ग्राउंड करना और जो ब्लैक किसी को भी वोल्टेज मोड पे चेक कर लेना। अगर अपने मोबाइल में नो सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज और 1.0 वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि WTR IC को चेंज करते हैं। अगर WTR IC को चेंज करने के बाद भी अगर अपना वोल्टेज नहीं बना रहा है तो ये कैसे पता करें कि अपनी WTR सही से नहीं लगी या PMI ख़राब है या CPU से प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑन करना होगा। ऑन करते ही मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके एक ग्राउंड करके जो 1.8 की सप्लाई है वहाँ पे एक पिन को, मल्टीमीटर की पिन को यहाँ पे लगा देना, एक कैपेसिटर पर एक ग्राउंड कर देना और मोबाइल को ऑन करना। मोबाइल को ऑन करेंगे तब वो मोबाइल जब बूटिंग करेगा, बूटिंग करते ही कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज अपने को नज़र आएगा अपने मल्टीमीटर के अंदर। तो अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि अपने पावर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो मोबाइल के अंदर नेटवर्क भी आ रहे हैं
और जो ही आप मोबाइल के अंदर अपन कॉलिंग लगाएंगे, कॉलिंग लगाते ही मोबाइल स्क्रीन एकदम फ्रीज हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी और रुकने के बाद कुछ सेकंडों बाद वो मोबाइल वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा 80% APT-IC से आती है। मोबाइल नेटवर्क भी लेता है, लेकिन जब APT-IC 3.7 वोल्टेज जब 4G PFO को नहीं मिलेंगे और ये वोल्टेज अपने को 2G PA पे नहीं आएंगे ना, तब भी ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि कॉलिंग लगाते ही स्क्रीन फ्रीज होके वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।